बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अहमद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज विद शहजाद। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। तो इसी टॉपिक में हम इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने टॉपिक की तरफ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ द सेशन लर्नर विल बी एबल्स टू, इसी सेशन के एंड में लर्नर इसके काबिल हो जाएंगे कि डिफाइन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिस्ट इट्स फंक्शन, कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़े और इसी के फंक्शन को। आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ आर्गन्स को डिफाइन करेंगे। डिस्क्राइब द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है इसके एनाटमी और फिजियोलॉजी मतलब इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द रोल ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन इन डाइजेशन, और जो एक्सेसरी ऑर्गन है डाइजेशन में इसका क्या रोल है हम इसको भी पढ़ेंगे। डिस्कस डाइजेशन ऑफ फूड विद इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो डाइजेशन होती है माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। डिस्कस द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है इसको हम पढ़ेंगे। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन, और डिफिकेशन प्रोसेस क्या है इसको हम पढ़ेंगे। तो ये आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लिहाजा जितने भी स्टूडेंट और टीचर ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखें। इंशाल्लाह साथ साथ में मैं MCQs भी सॉल्व करूँगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। तो अब हम जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें सिस्टम समझना है कि सिस्टम क्या है। जो मुख्तलिफ आर्गन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक प्रॉपर फंक्शन सर अंजाम देते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टम। मिसाल के तौर पर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसमें हमारे पास माउथ है, एसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, तो इसको हम सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, ये खुराक की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, खुराक को तोड़ फोड़ करेगा, तो इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की टू मेन पार्ट्स हैं, एक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। टू मेन कंपोनेंट्स है ये, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। ये एक कैनाल है, ये एक ट्यूब है जो कि माउथ से शुरू होकर एनस पे ख़त्म होता है। ऑर्गन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूड माउथ, मोस्ट ऑफ फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये उन पर ऑर्गन पर मुश्तमिल है जिसमें फेरिंक्स है, माउथ है, फेरिंक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन शामिल है। द लेंथ ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टेकन फ्रॉम क्यूडर इज अबाउट 9 मीटर और 30 फुट। अब ये भी हम इसके लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो लेंथ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है उसकी लंबाई 9 मीटर या 30 फुट है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ख़त्म होता है। तो ये माउथ से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है, और इसकी लंबाई 9 मीटर या 30 फुट है। इसको नोट डाउन करें। अब इसके बाद जो है हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के में। हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम आते हैं द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, मतलब कि वो ऑर्गन जो कि मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से थोड़े फासले पर हो लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में अपना किरदार अदा करता है, इसको हम कहते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में फिर हमारे पास टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास शामिल है। अगर इन सारे ऑर्गन को देखा जाए तो ये सारे ऑर्गन मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे नहीं है। जिस तरह के सलाइवरी ग्लैंड है तो ये भी मतलब नाली के ज़रिए खारिज होता है, लिवर वो अपना बाइल भी डक्ट के ज़रिए खारिज करता है, गॉल ब्लैडर भी और पैंक्रियास भी। तो इसलिए उनको एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं क्योंकि ये मेन एलिमेंट्री कैनाल में शामिल नहीं है।
मतलब इससे थोड़े फासले पर है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में फिर हमारे पास जो है माउथ है। माउथ में हमारे पास टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है। तो इसमें हम आते हैं टीथ की तरफ। एक इंसान के अंदर टोटल टीथ की तादाद जो है वो 32 है और मिल्क टीथ जो है वो 20 है नंबर में। अब इसमें जो है ये जो सेंट्रल वाला दांत है इसको सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं, फिर लेटरल इंसाइजर, फिर कैनिन इंसाइजर, फिर फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, विजडम टूथ या थर्ड मोलर। और इसी तरह का सीक्वेंस जो है ये लोअर जा में भी है। अपर जा में वाहिद बोन है जो कि मूवमेंट करता है और वो है मैंडिबल। नीचे जा में वाहिद बोन है जो कि मूवमेंट करता है, इसको कहते हैं मैंडिबल। और ऊपर वाली जा में मैग्जिला मौजूद होता है। तो ये भी इसके लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में ये हमारे पास टंग का शेप है, डायग्राम है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रोगीज बना हुआ है। एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो साइडों पे होते हैं ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं। ये मिडल ग्रूव्स ऑफ टंग है और इसको कहते हैं पिलिपॉम पेपिला। ये पेपिला जो है, पेपिला की वजह से जो ज़ुबान होता है, ज़ुबान का वो रफ शेप में होता है, मतलब स्मूथली नहीं होता, इसी पंजिपॉम और पिलिपॉम पेपिला की वजह से। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में फिर सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड की फिर भी 3 किस्में हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड फेरोटाइड ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है उसका नाम, उनको ये नाम अपने पोजीशन की वजह से दिया गया है। सबलिंगुअल इसको इसलिए दिया गया है कि ये लिंगुअल मतलब टंग के पीछे है, सबमैंडिबुलर के ये मैंडिबल बोन के पीछे है, और पैरोटाइड ग्लैंड के ये कान के नज़दीक है। तो इसकी पोजीशन की वजह से उनको नाम दिया गया है। इसके बाद एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में है लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। अब हम पढ़ेंगे कि लिवर का क्या काम है, गॉल ब्लैडर क्या काम करता है डाइजेशन में, और पैनक्रियास का क्या काम है। मतलब हर एक को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे और ये हमारे पास एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आते हैं। मतलब एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में ये जो ऑर्गन है ये भी डाइजेशन में काम करता है, लेकिन ये डायरेक्ट मतलब अपना सिक्रीशन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं डालता। इसके लिए एक ट्यूब की ज़रूरत होती है, एक नाली के जरिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन, पहला है इंजेशन, सिक्रीशन, मिक्सिंग एंड प्रोपोल्जन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। अब पहले नंबर पे आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? इंजेशन का मतलब ये है कि जब हम किसी खुराक को मुंह में दाखिल करते हैं और इसी के साथ सलाइवा वगैरह मिल के माउथ में इसकी डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को एंटर करते हैं माउथ में और इसी के साथ लिक्विड यानी सलाइवा या दूसरे एंजाइम वगैरह जो वो इसके साथ मिल जाए तो इसको हम इंजेशन कहते हैं। सिक्रीशन, जैसा कि नेम से ज़ाहिर है, इसका मतलब है किसी चीज़ को सिक्रीट करना, खारिज करना। तकरीबन हर दिन जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो वाल है, जो दीवारें हैं, उस पर तकरीबन 7 लीटर्स के वाटर, एसिड्स, बफर्स और एंजाइम जो है ये खारिज करते हैं ल्यूमिन और इंटीरियर स्पेस ऑफ द ट्रैक्ट में, ये खारिज करते हैं। तो ये भी इसके लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर दिन बेसिक स्क्विज भी आ सकता है कि हर दिन कितने सिक्रीशन, कितने लीटर सिक्रीशन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो हर दिन में तकरीबन 7 लीटर सिक्रीशन होता है, जिसमें वाटर, एसिड, बफर्स एंड एंजाइम वगैरह जो है वो खारिज होता है और जो ल्यूमिन है इसकी तरफ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास है मिक्सिंग एंड प्रोपोल्जन। मिक्सिंग एंड प्रोपोल्जन का मतलब ये है कि जो खुराक हमने खाया, मुंह में दाखिल किया, उसके साथ सलाइवा मिला, अब सिक्रीशन हुई, तीसरे स्टेप पे इस पर प्रोपोल्जन और मिक्सिंग की जाएगी।
मतलब ये है कि ये खुराक जो है ये एक दूसरे के साथ मिक्स होगा, तो इसकी मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये एक दूसरे के साथ मिल के, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अल्टरिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मेक्स फूड एंड सिक्रीशन एंड प्रोपेल देम टुवर्ड द एनस। अब ये स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खुराक जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक दूसरे के साथ मिक्स होता है और फिर इसको एनस की तरफ पुश करते हैं। This capability of the GI tract to mix and material along its length is called motility. ओवरऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में खुराक की मिक्सिंग और इसी लेंथ के ज़रिए जो मूवमेंट होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो लेंथ है, तो इसके ज़रिए जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं मोटिलिटी। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि द कैपेबिलिटी ऑफ द GI tract टू मिक्स एंड मटेरियल along its length is called, तो इसको कहते हैं मोटिलिटी। अब है 4 नंबर पे डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ये है कि एक बड़े कंपोनेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, उससे एनर्जी हासिल करना, उसको उसको डाइजेस्टिबल फीसिस में तकसीम करना, इसको हम कहते हैं डाइजेशन, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके आसानी से। Digestion, mechanical and chemical process break down ingested food into small molecules. Digestion की फिर दो किस्में हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन डाइजेशन की वो किस्म है जिसमें फिजिकल ऑर्गन शामिल होता है, मतलब जिस तरह के मुंह में जो डाइजेशन होती है, जिसमें दांतों की मूवमेंट होती है, टंग की मूवमेंट होता है, या मतलब सलाइवरी ग्लैंड वगैरह मिलते हैं इसके पास के साथ, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, क्योंकि ये फिजिकल ऑर्गन के मूवमेंट की वजह से होता है। और जो केमिकल डाइजेशन है इसमें केमिकल रिलीज होता है, केमिकल्स की वजह से वो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। Mechanical digestion: the teeth cut and grind food before it is swallowed, and then smooth muscle of the stomach and small intestine churn the food. As a result, food molecule become dissolved and thoroughly mixed with digestive enzyme. दांत जो है वो खुराक को काटते हैं, फिर स्मूथ मसल के जरिए एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में चर्निंग इफेक्ट की वजह से वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर इसकी फर्दर डाइजेशन होती है, और फिर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होता है जो खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं, खुराक को डाइजेस्ट करता है। और इसी एंजाइम्स की वजह से खुराक की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और इसी तरह फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है और एक बड़े कंपाउंड से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होता है। तो ये है हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में डाइजेशन भी होगा लेकिन वो केमिकल्स के ज़रिए, जिस तरह बाइल्स है या HCl है या पैनक्रियाटिक जूस है, ये सारे केमिकल्स हैं। तो इसी केमिकल्स के ज़रिए जो डाइजेशन होती है, जो तोड़ फोड़ होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, तो इसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। The large carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid molecule in food are split into smaller molecule by hydrolysis. हाइड्रोलिसिस के ज़रिए जो है इसकी तोड़फोड़ होती है और छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय सलाइवरी ग्लैंड, टंग, स्मूथ स्टमक, पैनक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैटालाइज दिस कैटाबोलिक रिएक्शन। ये ऑर्गन जो है ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इसको कैटाबोलाइज करते हैं। A pure substance in food can be absorbed without chemical digestion. These include vitamin and iron, cholesterol and water. अब BMCQs के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से छोटे अज्जा है जो डाइजेशन के बगैर एब्जॉर्ब होता है, तो वो विटामिन, आयंस, कोलेस्ट्रॉल और वाटर है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें। 5 नंबर पे है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है द एंट्रेंस ऑफ इंजेस्टेड एंड सिक्रेटेड फ्लूइड, आयन एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एंड एपिथेलियल सेल लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द GI tract इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो मेन ट्यूब है, जो मेन
कि नाली है, इससे खुराक के छोटे छोटे अशिया की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे, ल्यूमेन में, एपिथेलियल सेल में, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस पास इनटू ब्लड और lymph एंड सर्कुलेट टू सेल थ्रू आउट द बॉडी। अब ये जो एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस है ये ब्लड से पास होके, ब्लड और lymph से पास होके बॉडी में दोबारा एब्जॉर्ब होते हैं। अब lymph क्या है, lymph जो है ये भी ब्लड प्लाज्मा की तरह कंपोजिशन में है। फिर इसका अपना एक सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लिम्फेटिक सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो ये भी इस तरह के फ्लूइड होता है और ये ज़्यादातर वेन्स और आर्टरीज के बीच होता है और ये भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे काम करता है। तो इसको हम कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ और ब्लड से इसकी सर्कुलेशन होकर दोबारा बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। अब छठे नंबर पे डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब क्या है? डिफिकेशन का मतलब ये है कि जो वेस्ट मटेरियल है हमारे पास, जो हमारे काम के नहीं है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इनडाइजेस्टेबल है, मज़ीद डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसको बॉडी से रिमूव करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफिकेशन। वेस्ट इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस, बैक्टीरिया सेल्स sloughed from the lining of the GI tract and ingested material that were not absorbed in their journey through digestive material have the body through the anus and the process is called defecation। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफिकेशन कहते हैं। मतलब डिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए अनडाइजेस्टेबल मटेरियल बॉडी से रिमूव होता है। द एलिमिनेशन मटेरियल इज टर्म्ड स्पीसीज। अब ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो मटेरियल एलिमिनेट होती है डिफिकेशन प्रोसेस के ज़रिए उनका क्या नाम है? तो इसको हम कहते हैं फीसिस। तो ये भी अपने साथ राइट डाउन करें, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़्यादातर ही इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। लेयर्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। अब हम आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के ट्रैक्ट के लेयर्स की तरफ। इसके कितनी तह हैं, कितनी लेयर्स हैं? The wall of the GI tract from the lower esophagus to the anal canal has the same basic four-layer arrangement of the tissue। जो esophagus से anal canal तक जो नाली है उस सारा नाली, मतलब इसमें अगर स्टमक आता है, esophagus आता है या मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो जितने भी ऑर्गन हैं उन सारे की कंपोजिशन ये होती है। मतलब उसकी जो लेयर्स हैं उनके कंपोजिशन कुछ इस तरह होता है। सबसे पहला होता है और ये जो है ये इनर साइड से बाहर की तरफ होता है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। इसमें है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस एंड सेरोसा। मतलब पहले नंबर पे जो लेयर है इसको म्यूकोसा बोलते हैं, सेकंड नंबर पे सब म्यूकोसा, मस्कुलरस एंड सेरोसा। ये सीक्वेंस याद करें, ये इंस्क्यूज के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के सीक्वेंस को डाल के इंस्क्यूज में पुट करते हैं, तो ये तरतीब के साथ याद कर लें। इन साइड से आउटर साइड की तरफ। अब अगर हम आउटर साइड से इन साइड की तरफ कर दें तो फिर पहले हमारे पास सेरोसा आ जाएगा, फिर मस्कुलरस, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। अगर अंदर से बाहर की तरफ तो फिर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस एंड सेरोसा। तो ये जो है ये इसकी लेयर्स की मतलब एक सीक्वेंस है कि इसी सीक्वेंस के साथ ये लेयर्स जो है ये मौजूद होते हैं। अब हम इसकी फर्स्ट लेयर की तरफ आते हैं, म्यूकोसा। म्यूकोसा इनर लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। म्यूकोसा जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो अंदरूनी लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच होता है, मतलब जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ, इसी लेयर को हम म्यूकोसा कहते हैं। और ये म्यूकोसा जो है ये एपिथेलियम पे मुश्तमिल है, एपिथेलियल सेल्स पे, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ। इसमें कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होते हैं जिसको हम लेमिना कहते हैं, लेमिना और प्रोपेरिया एंड अ थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल मस्कुलरस म्यूकोसा। और स्मूथ मसल की एक थिन लेयर्स होते हैं इसमें जिसको हम मस्कुलरस म्यूकोसा भी कहते हैं, मस्कुलरस म्यूकोसा। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेयर था म्यूकोसा के बारे में कि म्यूकोसा किस चीज़ से बना होता है, कहाँ पे वाक़ होता है, टिश्यू का क्या नाम है। तो ये सारा जो है ये इसके लिहाज से बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। दूसरे नंबर पे है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा द कंसिस्ट्स ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड द म्यूकोसा टू द मस्कुलरस। अब ये जो है ये एरुलर कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होता है। सबम्यूकोसा एरुलर कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होता है और ये म्यूकोसा को मस्कुलरस के साथ बाइंड करते हैं। इट कंटेन मैनी ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स दैट रिसीव एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल। अब इसमें बहुत सारे ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो कि एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी इस क्विज के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा लेयर है जिसमें ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होता है, तो वो है सबम्यूकोसा। तीसरे नंबर पे है मस्कुलरस। मस्कुलरस का क्या काम है? मस्कुलरस ये तीसरा वाला तह है, जो सेकंड वाला था सबम्यूकोसा। तो इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बना होता है कि कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे मौजूद होता है जहाँ पे दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो जिस तरह सबम्यूकोसा म्यूकोसा और मस्कुलरस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। अब मस्कुलरस जो है ये द मस्कुलरस ऑफ द माउथ पेरेंस एंड सुपीरियर एंड मिडिल पार्ट्स ऑफ द esophagus contains skeletal muscle that produce voluntary swallowing। अब ये मस्कुलरस जो है माउथ के पेरेंस एंड सुपीरियर एंड मिडिल पार्ट, इसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स इसमें मौजूद होता है और स्केलेटल मसल्स की वजह से ये वॉलंटरी स्वॉल्विंग प्रोड्यूस करता है। वॉलंटरी स्वॉल्विंग इसी स्वॉल्विंग को कहते हैं जो हमारे इख्तियार में हो। वॉलंटरी एक्शन या वॉलंटरी स्वॉल्विंग का मतलब ये है जो हमारे इख्तियार में हो, जब हम चाहे करें ना चाहे ना करें, तो इसको हम कहते हैं वॉलंटरी। सेरोसा। सेरोसा जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सबसे सुपीरियर वाला पोर्शन है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं सेरोसा। और ये एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में ये सस्पेंड होता है। सबसे सुपरफिशियल लेयर जो है वो सेरोसा है। तो ये 4 लेयर्स थी, पेरिंग्स से शुरू होके एनस तक, मतलब इसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस वगैरह सारा शामिल होता है। तो ये इसकी 4 लेयर्स थी। अब आप इसको इसके डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि इसके डायग्राम में इसकी लेयर्स की कम्बिनेशन किस तरह है और किस तरह ये वाकई आप देख सकते हैं। सबसे इनर जो है वो म्यूकोसा है, फिर सब म्यूकोसा, मस्कुलरस, सबसे जो सुपीरियर है वो है सेरोसा। अब यहाँ पे स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा इसोफेगस है, फिर पंडस, फिर बॉडी, पाइलोरस एंड डोडिनम के साथ फिर दोबारा अटैच होता है। डोडिनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है और फिर एनस के ज़रिए जो है जो फूड्स वगैरह होता है वो बाहर निकलता है। ये इसकी मसल की लेयर्स की अरेंजमेंट है कि ये किस तरह बनता है। तो ये उनकी अरेंजमेंट है और ये देख सकते हैं कि ये मतलब किस तरह ये अरेंज हुआ है। ये इसकी 4 लेयर से माइक्रोस्कोपिक नज़र से अगर इसको देखा जाए तो ये इसकी डायग्राम है। अब रोल ऑफ एक्सेसरी आर्गन इन डाइजेशन, जो एक्सेसरी आर्गन है उनका डाइजेशन में क्या रोल है? तो टीथ जो है वो खुराक को कट करते हैं, इसको पोलराइज करते हैं। सॉलिड फूड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे पार्टिकल में तकसीम करता है और इसको स्वॉलिंग के लिए तैयार करता है, इसको स्वॉलिंग के लिए रेडी करता है ताकि वो सॉल्व हो जाए। टंग जो है वो दोनों साइडों से खुराक को बीच में लाता है। फूड जो है वो मैनेवर्ड होता है मेस्टिकेशन के लिए और इससे एक बुलेट शेप बनता है और फिर वो मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाने के लिए तैयार होता है। अब चीक एंड लिप्स, ये खुराक को टीथ के दरमियान रखता है। सलाइवरी ग्लैंड वो सलाइवा को सीक्रेट करता है जो कि माउथ और पेरिंग्स में पाया जाता है और खुराक को लुब्रिकेंट बनाता है, खुराक को नमदार बनाता है ताकि डाइजेशन में आसानी हो। सलाइवा सॉफ्टन, मॉइस्टन एंड डिसॉल्व फूड एंड क्लीनेस माउथ एंड टीथ। सलाइवरी एमाइलेज स्प्लिट स्टार्च इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। अब ये स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों
मतलब छोटे छोटे पिगमेंट्स में ये तकसीम करते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड। पहले हमने पढ़ा कि सलाइवरी ग्लैंड की फिर क्लासिफिकेशन होती है, इसमें उनकी 3 अक़साम हैं और इसकी पोजीशन की वजह से उनको नेम दिए गए हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि इसकी कितनी क्लासिफिकेशन है, कितनी किस्में हैं। अब है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है ये पेनक्रियाटिक जूस को डिलीवर करता है। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और ड्यूडेनम में पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए पेनक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें खारिज करता है। लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है एमल्सिफिकेशन और लिपिड की एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये भी डक्ट के ज़रिए जाता है, लिवर से भी डक्ट के ज़रिए जाता है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ये है कि पेनक्रियास जो है इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का फंक्शन भी सर अंजाम देता है। और लिवर का मेन काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो चीज़ें मतलब जहरीला मादे हों उनको डिटॉक्सिफाई करना, उनका जहरीलापन ख़त्म करना, ये लिवर का मेन काम है। और लिवर में फिर यूरिया साइकिल वगैरह भी होते हैं। इंशाल्लाह फिर हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। Gallbladder stores concentrate and deliver biles into the duodenum via the common bile duct। अब गलब्लेडर जो है ये भी बाइल प्रोड्यूस करता है और ये बाइल्स स्टोर होता है, फिर कंसनट्रेट होकर डिलीवर होकर ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये भी बाइल डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम में शामिल होता है। फिर ड्यूडेनम की से जो है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो आगे पार्ट है, मतलब जो जिजिनम इलियम वगैरह है, तो वहाँ पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है और खुराक को एब्सॉर्ब होके फिर बॉडी से रिमूव करते हैं। माउथ। The mouth is referred to the oral cavity or buccal cavity formed by the cheek, heart and subplate and tongue। अब माउथ जो है ये इसका दूसरा नाम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी है और ये चीक, हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट और टंग्स पर मुश्तमिल होता है। एनाटमी ऑफ द ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी का एनाटमी है। एनाटमी का मतलब ये है जब हम किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं एनाटमी। फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि जब हम किसी ऑर्गन का फंक्शन स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो मिसाल के तौर पर टंग है, टंग का क्या काम है, इस पर हम बातें करते हैं, तो ये इसकी फिजियोलॉजी है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो ये एनाटमी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपर लिप्स है, सुपीरियर लेबिया है, टीथ है, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर अपर साइड से वल्वा है, साइड ऑफ पेटांसिस मौजूद होता है, अपर चाहे लोअर चाहे टंग मौजूद है, इसमें रेट्रोमोलरल ट्राइगोन मौजूद होता है। तो ये जो है ये एनाटमी है, ये मुंह के मतलब जो माउथ है, माउथ की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। अब स्टमक की तरफ हम आते हैं। स्टमक है 4 मेन रीजन। स्टमक के मेन 4 हिस्से हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है इसको कहते हैं कार्डिया। कार्डिया सराउंड द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो सुपीरियर ओपनिंग है उसको हम कहते हैं कार्डिया। और वहाँ पे जो स्पिंक्टर जो वाल मौजूद होता है एसोफेगस और स्टमक के बीच, इसको हम कहते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। द राउंडेड पोर्शन सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया इज पंडस। अब पंडस जो है ये स्टमक के लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है और फिर जो इसका जो एक्सटेंडेड पोर्शन है स्टमक का सेंटर पे, तो इसको हम कहते हैं बॉडी। द रीजन ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट द ड्यूडेनम इज द पाइलोरस। अब जो स्टमक का जो निचला वाला हिस्सा है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है तो इसको हम कहते हैं पाइलोरस। इसी पार्ट को हम पाइलोरस कहता है और यहाँ पे एक वाल मौजूद होता है जिसको पाइलोरिक स्पेंक्चर भी कहते हैं। तो ये दोनों वाल जो है ये याद करें, इसके लिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हो गया कार्डियक स्पेंक्चर, इसकी लोकेशन मैंने बताई कि वो एसोफेगस और स्टमक के बीच होता है जब स्टमक शुरू होता है, और दूसरा है पाइलोरिक स्पेंक्चर जब पाइलोरस मतलब वो ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पर, तो इसको हम कहते हैं पाइलोरस। स्टमक का फंक्शन क्या है? स्टमक जो है ये सलाइवा और फूड को मिक्स करता है और इससे चाइम बनाता है। अब वो फूड जो कि मौत में था, इसके साथ जब सलाइवा वगैरह मिला था तो वहाँ पे बोलस बनाया था। अब स्टमक में इसको हम चाइम बोलते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज के वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि स्टमक में जो फूड होता है लब्रिकेटेड फूड, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है चाइम।
सरो इज अ रिजर्वायर फॉर फूड बिफोर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक की खुराक को चंद वक्त के लिए स्टोर करता है, एक रिजर्वायर के तौर पर काम करता है। इसके अलावा स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस HCl रिलीज़ करता है, पेप्सिन रिलीज़ करता है, लाइपेज वगैरह रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिन भी रिलीज़ करता है ब्लड में। इसी लाइपेज की वजह से मतलब जो पीएच की वजह से या HCl की वजह से उनकी पीएच कम होती है, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की मेन 3 रीजन है, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट रीजन है और ये रेट्रोपेरिटोनियल है। ड्यूडेनम ये ग्रीक वर्ड है, इसका माना है 12 फिंगर्स, 12 उंगलियों की तरह। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ड्यूडेनम का नाम दिया है। इट स्टार्ट एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक एंड एक्सटेंड अबाउट 25 सेंटीमीटर और 10 इंच। ये इनकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर और 10 इंच इनकी लेंथ है। जिजिनम जो है ये सेकंड पार्ट है और ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी सीक्वेंस पहले ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम के बाद जिजिनम और तीसरे नंबर पे है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है? सेगमेंटेशन मिक्स टाइम विद डाइजेशन जूसेस एंड ब्रिंग फूड इनटू contact with mucosa for absorption. Peristalsis is propel time through the small intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है? यह खुराक को मिक्स करता है, डाइजेस्टिव जूस इसमें होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम है एब्जॉर्प्शन करना। यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस भी होता है लेकिन वो बहुत कम नंबर में होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये एमसीक्यूज के लिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह की डाइजेशन कंप्लीट होती है और 90% ऑफ न्यूट्रिएंट और वाटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने परसेंट एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये 90%। दूसरा ये कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की जो डाइजेशन है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ये भी नोट डाउन कर लें। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये तकरीबन 1.5 मीटर लॉन्ग है और 5 फुट और 6.5 सेंटीमीटर और 2.5 इंच ये इनकी डायमीटर है। एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू एनस, ये इलियम से एनस तक होता है। इट इज अटैच्ड टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय इट्स मेसकोलोन विच इज डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो हमारे बाहर वाले जो मेम्ब्रेन है इसको हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। Structurally, the four major regions of the large intestine are the cecum, colon, rectum and anal canal. अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके फोर मेन पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये भी इसी तरतीब के साथ याद कर ले, ये भी इसमें आ सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? हॉस्टल चर्निंग पेरिस्टालिसिस एंड मास पेरिस्टालिसिस ड्राइव द कंटेंट ऑफ द कोलोन इनटू रेक्टम। हॉस्टल चर्निंग जो है और पेरिस्टालिक मूवमेंट के ज़रिए ये खुराक को चर्न करता है, खुराक को डाइजेस्ट करता है। इसी के मोमेंट की वजह से बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड, ब्रेक डाउन अमीनो एसिड एंड प्रोड्यूस सम बी विटामिन एंड विटामिन के। अब लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन बी और विटामिन के प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे स्पेशल बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, यहाँ पे मौजूद होता है एस्केरिचिया कोलाई, वो विटामिन के प्रोड्यूस करता है। Absorbing some water, iron and vitamin, forming pieces, defecating, emptying the rectum. अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ये है कि विटामिन का मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, खून को जमना। ये विटामिन के का काम है। जिस तरह न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो इसको डायरेक्ट विटामिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो विटामिन के का काम ये है और ये विटामिन के जो है ये एस्केरिचिया कोलाई की वजह से प्रोड्यूस होता है, एक बैक्टीरिया है। वैसे डाइजेस्टेड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट क्रिस्टल, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि ये हजमशुदा खुराक को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ज़रिए फिर इसको ब्लड और लिम्फ के ज़रिए इसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल वाया डिफ्यूजन। अब यहाँ पे मटेरियल का एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस के ज़रिए होता है, तो वहाँ पे ही डिफ्यूजन के ज़रिए होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। 90% ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ 10% जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है।
Absorption of nutrient in the digestive system, absorption of monosaccharide, absorption of amino acid dipeptide and tripeptide, absorption of lipid, absorption of electrolyte, absorption of vitamins, absorption of water, absorption of alcohol. अब ये वो कंपोनेंट है कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इसको डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वायलस है, यहाँ से ब्लड और लिम्फ के ज़रिए उसकी एब्जॉर्प्शन होती है ल्यूमेन में, एपिथेलियल सेल में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है इसी प्रोसेस के ज़रिए। जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो तो वो यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड से एपिथेलियल सेल में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये आज के लिए हमारा जो लेक्चर था ये इतना ही था। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगा होगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो लिहाजा ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा के लिए मिलते रहें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।